हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल FW टेक्निकल। दोस्तों, आज इन्फो एज जिसको naukri.com भी कहते हैं, उसमें आज बेहतरीन तेज़ी 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट खबर आई है दोस्तों। पहला ये है कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसका बाय टारगेट काफ़ी ऊंचा कर दिया है, क्योंकि पहले जो टारगेट इसने अराउंड 6300 रुपीज़ का दिया था वो ऑलमोस्ट आज ही वो अचीव हो गया था, और आज 8.5% की शानदार तेज़ी के बाद वो टारगेट बहुत आसानी से टूट गया। इसलिए ICICI सिक्योरिटीज़ ने वो टारगेट अब बढ़ा के 8040 रुपीज़ का दे दिया है, लेकिन ये टारगेट अगले एक साल के टाइम पीरियड में अचीव होना है, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है। दूसरा ये है कि पॉलिसी बाज़ार का जो IPO आने वाला है, जिसमें अराउंड इसका 13 to 15% स्टेक है इन्फो एज का, उस IPO की वजह से भी इसमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि इससे पहले ज़ोमैटो के IPO के आने से पहले भी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, अब थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में भी जानते हैं। पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अगर कंपनी का रेवेन्यू सोर्स देखेंगे तो 70% रेवेन्यू कंपनी का जो रिक्रूटमेंट वर्टिकल्स होता है, यानी जो naukri.com है और IIMjobs.com, jobhai.com और bigshift.com, इन सारी वेबसाइट्स के ज़रिए से इन्फो एज 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद 17% जो रेवेन्यू आता है इसका, वो रियल इस्टेट वर्टिकल से आता है, जो कि ब्रांड है 99acres.com। इसके ज़रिए से 17% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, और 13% जो रेवेन्यू होता है वो कंपनी का जो मैट्रिमोनी वेबसाइट है जीवनसाथी.com, इसके ज़रिए से कंपनी अपना 13% रिमेनिंग का वो जनरेट करती है। इसके बाद अगर आप कंपनी का इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कंपनी का अराउंड 19% स्टेक ज़ोमैटो में है, और पॉलिसी बाज़ार में जिसके अब IPO आने की तैयारी चल रही है उसमें भी अराउंड 15% स्टेक है। नो पेपर फॉर्म्स में कंपनी का स्टेक अराउंड 48% है। वहीं हैप्पीली मैरिड, जो उस तरह के नाम से ही फेमस है, उसमें अराउंड 32.7% का कंपनी का स्टेक है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो अगर आपको मालूम होगा तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो एक मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी है, 86,000 करोड़ की कंपनी है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल रही है। और स्टॉक PE आपको 117 का दिख रहा है, तो एक महंगा है, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो इसलिए इसका PE आपको लगातार महंगा दिख रहा है। इसके बाद अब कंपनी के आप अगर दो नेगेटिव बात की यहाँ पे बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी कम है। ये एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए है। 3% से करीब है दोनों चीज़। हम लोग अप्रॉक्सीमेट जो मानते हैं वो 25% अगर किसी कंपनी का ROE और ROCE है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से तो कंपनी का आप ये नेगेटिव पॉइंट इसको मान सकते हैं। फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग नेगेटिव बात आप ये कह सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, सिर्फ 38% की प्रमोटर्स में होल्डिंग है। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है, यानी प्लेज परसेंटेज बिल्कुल ज़ीरो है। कंपनी पे अराउंड 65 करोड़ रुपीज़ का डेट है, और कंपनी ने पिछले साल अराउंड 750 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो उस हिसाब से कंपनी पे जो डेट है वो एक नॉमिनल है, कि कंपनी जब चाहे उसको पे कर सकती है। अब कंपनी के प्रोज़ और कॉन्स की बात करें। प्रोज़ मतलब होता है कि पॉजिटिव बात है, और कॉन्स मतलब होता है कि नेगेटिव बात। पॉजिटिव बात में ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कि कंपनी ने सिर्फ 65 करोड़ रुपीज़ का डेट है, तो उस हिसाब से यानी जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है उस हिसाब से कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कि कंपनी जब चाहे उसको रीपे कर सकती है। और नेगेटिव बात यह है कंपनी का काफ़ी, आपको बता चुका हूँ, काफ़ी महंगी मिल रही है, इसका स्टॉक PE काफ़ी इसका हाई है। उसके बाद एक जो नेगेटिव बात है कि सेल्स ग्रोथ में काफ़ी कम है, 8.43 का पिछले 5 साल में कंपनी के सेल्स ग्रोथ है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पहले बात कर चुका हूँ, काफ़ी लो है, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। इसके बाद अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 17,057 करोड़, यानी कंपनी का जो आप कह सकते हैं अदर इनकम कंपनी ज़्यादा जनरेट कर रही है इन कंपैरिजन टू अपना जो मेन रेवेन्यू सोर्स है, यानी मेन बिज़नेस है, उससे उतना प्रॉफिट कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर और देखने को मिलती है। इसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग भी पिछले 3 साल में कम हुई है, -3.01% से।
दोस्तों अगर कंपनी के रिज़ल्ट्स की क्वार्टरली रिज़ल्ट्स की बात करें तो आपको एक फ्लक्चुएशन यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स आप यहाँ तक देखेंगे कि इस पीरियड तक कंपनी की सेल्स बढ़ी है, यानी 5 क्वार्टर में लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ी है। उसके बाद अगर यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी की फिर उसके बाद 4 क्वार्टर में लगातार कंपनी की सेल्स कम हो गई है। फिर उसके बाद इस क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है। तो दोस्तों ये एक फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। वही कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को अभी आप पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें अराउंड 152 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो इससे पहले 306 करोड़ था, यानी ऑलमोस्ट आधा हो गया था। और उससे पहले 679 करोड़ था, यानी उससे भी आधा हो गया था इसके पहले वाले क्वार्टर का। और इससे पहले कंपनी ने पिछले 3-4 क्वार्टर में लगातार लॉस भी पोस्ट किया है। वहीं अगर कंपनी की ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी की सेल्स में आपको लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। सिर्फ यहाँ पर आकर जब मार्च 2020 लॉकडाउन लगा था तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, क्योंकि बिज़नेस यानी सारी खासतौर पे जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है Naukri.com, जिससे 70% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि जो कंपनीज़ थी वो हायर नहीं कर रही थी, इसलिए वेबसाइट और बिज़नेस इससे बिल्कुल ठप पड़ गया था, बंद हो गया था। वहीं कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को इस क्वार्टर में इस ईयर में 1400 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। हालांकि पिछले साल कंपनी को 238 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ये भी एक फ्लक्चुएशन आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको 103 करोड़ थी, फिर यहाँ प्रॉफिट कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ सिर्फ 24 करोड़ प्रॉफिट रह गई, यहाँ 24 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये एक फ्लक्चुएशन आपको कंपनी में दिखेगा, जो कि एक नेगेटिव बात पे हम ले सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो 10 साल पहले के 2012 में कंपनी के पास रिज़र्व अराउंड 473 करोड़ का था, जो अगले 10 साल में बढ़ करके 5331 करोड़ का रिज़र्व हो गया। तो काफ़ी पॉजिटिव बात है। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास सिर्फ 1 ही करोड़ का डेट था, लेकिन इधर पिछले 2 साल में कंपनी का डेट काफ़ी बढ़ा है। यानी अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से कह रहा हूँ बढ़ा है, यानी 1 करोड़ के कंपैरिजन में 77 और 65 करोड़, तो ये एक आप यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉफिट के कंपैरिजन में 65 करोड़ का डेट कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक लूप होल नज़र आएगा, यानी प्रमोटर्स अपना स्टेक लगातार, यानी एक नॉमिनल ही बहुत एक मार्जिनल वैल्यू से परसेंटेज से प्रमोटर्स अपने होल्डिंग को लगातार काटते जा रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 41.2% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, जो अराउंड 4% के करीब 3.5% के करीब कम हो गए, 38.41% हो गई। वहीं अगर FIIs की बात करें तो FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो 31% था वो अब बढ़ के 37% हो गया है। वहीं DIIs ने पिछले अगर देखेंगे आप 8-10 क्वार्टर में उसकी थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट जो 11% थी वो 10.5% के करीब हो गई है। दोस्तों आपको सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बात मालूम हो गई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, और अगर इसको अच्छे प्राइस पे आप ख़रीदेंगे तो अच्छा रिटर्न आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और अच्छे प्राइस पे ख़रीदने पे आप एकदम यानी बेफिक्र हो सकते हैं, यानी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी कि स्टॉक रिटर्न कब देगा। जैसे अभी ये कुछ दिन पहले ये स्टॉक फेयर जोन में अवेलेबल था, यानी 4,500 तक 4,4200 तक ये स्टॉक मिल रहा था। अब इसने रैली दिखाई है तो आज 67-6800 रुपीज़ पे ये स्टॉक पहुंच गया है। तो दोस्तों इसलिए जब मौका मिलता है तो इसलिए अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे उठाना ये टारगेट होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। अगर आपको पसंद आया हो या काम का हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।